So let us look into our lecture number 5 on nuclear physics. So in the last lecture we were discussing about the nuclear radioactive decay. So we have seen the process, we have seen the mathematical law behind it, how the radioactive process has been happening. We have seen the decay equation, we have seen the radioactive law, okay? So which has been derived from the probability and the statistical average that we have seen, because radioactivity is a random process. Individual आपका nuclei कब decay होगा you will never know, but on a statistical level we could able to get an average and we could able to get a proper law to define कि किस तरीके से आपका decay हो रहा है, ठीक है? And finally we could able to get the decay equation from where we could able to find out कि how much is the undecayed nuclei left after a certain amount of the time. And then we have seen the concept of हाफ लाइफ देखा था एंड वी हैव सीन द हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट से वी हैव सीन द इक्वेशन ऑफ आर डिके इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर हाफ लाइफ, ठीक है? एंड वी हैव डन सब क्वेश्चंस ऑन टू इट, ठीक है? सो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे उसी डिस्कशन को, रेडियो एक्टिविटी को ही. तो रेडियो एक्टिविटी में आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा रेडियो एक्टिव डेटिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड इन दैट विल सी द कार्बन डेटिंग विच इज़ बीन क्वाइट ऑफ्टन यूज्ड टू फाइंड आउट द एज ऑफ आर फॉसिल्स, एज ऑफ आर रॉक्स, फॉसिल्स एंड ऑल. तो दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इट, कार्बन डेटिंग, और क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है हमारा, ठीक है? कार्बन 14 आइसोटॉप किस तरीके से डिके करता है, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू सी इट इन टुडेज लेक्चर. सेकेंड हम देखेंगे एक स्मॉल कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद आर डिके लॉ एंड द डिके इक्वेशन, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है? व्हेन यूर दिस टू कॉन्सेप्ट हैज़ बीन रिलेटेड के वेन एवर यू आर अनस्टेबल, जो आपका बिकॉज वी नो रेडियो एक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो क्या होता है आपका कि योर न्यूक्लियर इज कन्वर्टेड टू बी से सी, तो इट्स काइंड ऑफ अ सी से डी. जब तक वो डी से ई, जब तक वो अपना एक रेडियो एक्टिविटी स्टेबल एलिमेंट नहीं मिल जाता उसको, तब तक वो सीरीज़ चलती रहती है. तो इन दिस सीरीज़ में क्या होता है कि बिकॉज जब ए से बी बन रहा होगा, ठीक है, तो बी कुछ बन रहा होगा और फिर बी से सी डिके भी हो रहा होगा, ठीक है? तो इसके अंदर भी एक हमारा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा होगा, फिर वो स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम हो रहा होगा और फिर वो डिक्लाइनिंग फेज पे जा रहा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से होता है, पहले एक्यूमुलेशन होता है, फिर स्टेबल होता है, फिर डिक्लाइनिंग फेज पे जाता है. तो दिस फेज जो होता है, ये वाला फेज, जब वो अपना जो ये सब सपोज दिस न्यूक्लियर इज देयर बी, when this dot nucleus is there, when it is at a stable equilibrium, कि जितना बन रहा है उतना मेरा डिके हो रहा है. सपोज ये 10 बन रहा है और 10 डिके हो रहा है, दैट मीन्स ये अपने जो इसका दैट दिस बी इज अंडर द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है? सो विल सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इक्विलिब्रियम एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट. जैसे मैंने बताया कि जैसे ए से बी बन रहा है और बी से सी डिके हो रहा है, ठीक है? जो इतना ए से बी बन रहा है एंड हाउ इट इज़ बीन डिकेइंग इट टू बी ए से बी, दैट शोज के इनिशियली देर विल बी एन एक्यूमुलेशन हो रहा होगा एंड देन देर विल बी ए डिक्लाइन, फिर इक्विलिब्रियम रीच हो होगा, देन देर विल बी ए डिक्लाइन. तो विल अंडरस्टैंड the accumulation phase of decaying from A to B and the decay of B from decay of B to C, ठीक है? तो इसमें how the accumulation has been happening in the radioactive element, that concept we are going to see in today's lecture, right? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं विद सम क्वेश्चंस, ठीक है? तो एक 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर, जो हमने देखा था उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं. उसके बाद वी आर हैविंग 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग विल गेट इनटू आवर कॉन्सेप्ट्स. तो आज एक इसमें देखते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट. हमने एक्टिविटी देखा था इन द लास्ट लेक्चर, दैट शोज के एक्टिविटी हमने देखा था, दैट इज़ नथिंग बट -dN/dt, ठीक है? एंड n इज़ द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट दैट प्रेजेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो दैट शोज कि कितना how much strong is your radioactivity at particular instant of time, that shows the activity. Specific activity होता है आपका activity per unit mass, ठीक है? In terms of the mass आ गया यहाँ पे activity per unit total mass, ठीक है? That is what the specific activity. तो in this question it has been asked only the specific activity, will look into it. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, m1 ग्राम ऑफ द नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप विच इज़ दिस, जिसका मास नंबर A है और जिसका एटॉमिक नंबर Z है, आर बीन मिक्सड विद m2 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप, जिसका ये मेरा रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और इसका मेरा मास नंबर A' है और आइसोटोप है तो Z मेरा सेम रहेगा. हाउ मच विल द स्पेसिफिक एक्टिविटी डिक्रीज. स्पेसिफिक एक्टिविटी डिक्रीज, नॉर्मल एक्टिविटी डिक्रीज होनी नहीं थी, बिकॉज नॉर्मल एक्टिविटी में तो हमारा क्या है कि इट डिपेंड्स इनिशियली ऑल्सो ऑन m, इट डिपेंड्स इनिशियली ऑन द ऑन योर दिस, ठीक है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ऊपर डिपेंड करती है इनिशियली भी, और फाइनली ऐड होने के बाद भी इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ योर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर के ऊपर ही डिपेंड करता है ना. पहले भी वो उतना था, बाद में भी ऐड होने के बाद सेम ही रहता. तो नॉर्मल एक्टिविटी आपकी डिक्रीज नहीं करती, बट आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, बिकॉज एक स्पेसिफिक एक्टिविटी
एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मास। तो अब क्या होगा, इनिशियली आपका एक नॉन रेडियो एक्टिव मास भी ऐड हो गया, तो जिसकी वजह से आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी, नॉर्मल एक्टिविटी रिड्यूस नहीं करेगी। तो हमें वही निकालना है बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग, हाउ मच इज दिस रिडक्शन इन योर एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो बिफोर मिक्सिंग हमारी जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी वी कैन राइट इट डाउन दैट इज dN/dt, ठीक है, और डिवाइडेड बाय योर मास कर देते हैं, ठीक है, मास हमारा होता है, मास इज माई m2, ठीक है, दैट इज माई स्पेसिफिक एक्टिविटी। dN/dt को यू कैन राइट इट ऑन लैम्डा इंटू एन डिवाइड बाई m2, ठीक है, तो dN/dt को हमने लैम्डा इंटू एन कर दिया। अब हमें निकालना है इस m2 में नंबर ऑफ ये हमारे एटम्स कितने हैं, दिस एन वी हैव टू फाइंड आउट। तो वो किस तरीके से निकालते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो हमारे ए डैश में मेरे यहाँ पे ए डैश में मेरे कितने हैं, एन ए, ठीक है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर आ गया मेरा, ए डैश में मेरे इतने एटम्स हैं, ठीक है, 1 में कितने हो जाएंगे मेरे एन ए बाई ए डैश, ठीक है, और मेरे कितना ग्राम दे रखा है, m2 ग्राम दे रखा है शायद, m2 ग्राम में मेरे कितने हो जाएंगे, दैट इज़ योर एन ए डिवाइडेड बाई ए डैश इंटू m2, ठीक है। सो दिस मच इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन माई n2 ग्राम, सो दिस मच इज द नंबर ऑफ एटम्स इन माई m2 ग्राम, ठीक है। तो नाउ विल पुट हमारी इनिशियल एक्टिविटी कितनी होगी, लैम्डा इंटू एन डिवाइड बाई m2, लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ हमारे को दे रखी है t, ठीक है, हाफ लाइफ दे रखी है t, तो विल पुट इट log E2, ठीक है, ln2 डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पे n की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकालनी है यहाँ पे, दैट इज Na डिवाइडेड बाई ए डैश इंटू Ma, Na डिवाइड बाई ए डैश इंटू m2, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक है। तो इनिशियल m2 से m2 कैंसिल, तो इनिशियल एक्टिविटी आपके पास ये वाली आ गई। अब सेकंड में आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगी, ये वाली जो हो गई m2 दैट विल बी m1 प्लस m2 हो जाएगा ये, ठीक है, दैट विल बी m1 प्लस m2 हो जाएगा, बिकॉज आपका यहाँ पे m1 नॉन रेडियो एक्टिव एड अप हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये स्पेसिफिक एक्टिविटी में जो टोटल मास होगा, टोटल मास विल बी चेंज टू m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो जाएगा बस यहाँ पे। तो आफ्टर मिक्सिंग हमारी dn तो कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज dn डिपेंड्स अपॉन योर दिस ओनली, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो dn विल बी सेम, dn विल बी नथिंग बट dN/dt इज नथिंग बट लैम्डा इंटू एन होगा, और एन भी आपका सेम ही रहेगा, तो दैट इज log E2 इंटू टी Na m2 डिवाइडेड बाई दिस, बस ये चेंज हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है। नाउ दिस इज योर एक्टिविटी 2, नाउ चेंज इन एक्टिविटी निकालनी है, तो a1 माइनस a2 कर दो, देन यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है, a1 माइनस a2 करके यू विल गेट दिस आंसर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टेबल न्यूक्लियर C is formed from the radioactive nuclei A and B with the decay constant lambda 1 and lambda 2. Initially, the number of nuclei in A is n0 and that of B is 0. Nuclei B are produced at a constant rate P. Find the number of the nuclei in C after time t. तो यहाँ पे कह रहा है मेरा C जो बन रहा है that is from the radioactive nuclei A and B. A and B मेरे दोनों radioactive हैं, A and B दोनों radioactive हैं, तो radioactive law लगेगा इन दोनों में, they will both decay. मेरा C कह रहा है that is formed from द बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो मेरा जो C आएगा दैट इज योर स्टेबल न्यूक्लियर C होगा आपका, सो C विल बी dN/dt, ठीक है। सो ये जो dN/dt होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 आपका जो A से बन रहा है, ठीक है, A कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस लैम्डा 2 इंटू B जो कन्वर्ट हो रहा है आपका C में, ठीक है, तो दैट विल बी योर, बिकॉज आपका C भी होगा कांस्टेंट नहीं होगा ना, डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके से आपका जो A है वो डिके हो रहा है, किस तरीके से आपका B डिके हो रहा है, तो उससे उसी से ही आपका विद द टाइम NC भी चेंज होगा, NC विल नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। सो dN/dt विल बी इक्वल टू योर लैम्डा 1 डिके ऑफ योर A एंड द डिके ऑफ योर B, ठीक है। सो दैट विल एक्टिविटी ऑफ A प्लस एक्टिविटी ऑफ B दैट इज गोइंग टू गिव योर चेंज ऑफ योर C, एक्टिविटी ऑफ C बताएगा, ठीक है। we have to find out we have to see what is this lambda A and the lambda B, ठीक है। तो lambda A आपका ये जो आपका lambda A is lambda 1 into Na, ये जो हमारा होगा NC होगा दैट इज़ नथिंग बट dNc/dt आपका जो होगा दैट इज़ नथिंग बट लैम्डा 1 आपका, और ये Na हो जाएगा प्लस लैम्डा 2 इंटू NB, ठीक है। एंड दिस इज़ द करंट आपका जो एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये Na और NB को निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, Na क्या होगा आपका दैट इज़ नथिंग बट इनिशियल जो आपके प्रेजेंट हो गए N0 इंटू जिस तरीके से डिके कर रहा है, तो डिके अलावा लगा देंगे N0 इंटू e⁻ माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। सो आफ्टर टाइम टी निकालना है, तो Na मेरा इस तरीके से डिके हो रहे हैं, तो एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम Na विल बी दिस मच। NB मेरे होगा, NB हमारे को कह रहा है इनिशियली Na is N0 बट NB is 0, इनिशियली NB 0 थे, बट न्यूक्लियर B आर प्रोड्यूस एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉन्स्टेंट रेट P से, बट वो डिके भी हो रहे हैं। तो अगर हमें dN/dt निकालना है, dNB/dt निकालना है, सो dNB/dt कितना होगा, तो प्रोड्यूस हो रहे हैं P रेट से, ठीक है, P एड अप हो रहा है और फिर वो डिके भी हो रहा है, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गेट डिके, और डिके किससे होगा दैट इज़ माइनस लैम्डा 2 इंटू NB,
ठीक है, माइनस लैम्डा जितना एन बी जितना उसमें प्रेजेंट होगा दैट करंट अमाउंट ऑफ द टाइम एन बी जितने प्रेजेंट होगा उससे वो डिके होता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे विल ब्रिंग दिस टर्म डाउन हेयर, तो ये हो जाएगा डी एन बी डिवाइडेड बाई पी माइनस लेमडा टू इंटू एन बी, दैट विल बी इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, दिस विल बी आर क्वेश्चन, नाउ विल सॉल्व इट। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से एन बी एंड इसको एन बी जीरो से एन बी इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट आफ्टर टाइम टी यू आर हैविंग द एन बी, सो आफ्टर टाइम टी यू विल बी हैविंग द एन बी। ठीक है, नंबर ऑफ आपके बी न्यूक्लियर आ जाएंगे। ठीक है, सो सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड हमारा इंटीग्रेशन है, विल गेट एन बी कम्स आउट टू बी पी डिवाइड बाय लैम्डा टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टू इंटू टी। आपके पास एन बी आ गया और एन ए आपका तो सिंपल आपको इनिशियली पता है, तो एन ए डायरेक्ट हमारा रेडियो एक्टिव लॉ लग जाएगा, एन ए आ गया। ठीक है, तो नाउ एन डी एन सी बाई डी टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा वन एन ए प्लस लैम्डा टू एन सी, तो विल पुट दिस वैल्यूज। ठीक है, अब हमारे को एन सी निकालना है आफ्टर टाइम सी, तो हमारे डी टी इधर ले जाओ। ठीक है, डी टी इधर ले जाओ एंड यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। ठीक है, हम इंटीग्रेट डी टी हम लोग इधर ले गए एंड यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से टी इंटीग्रेट कर दो, फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, राइट, इसमें जो कॉन्सेप्ट यही था टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर न्यूक्लियर बी को निकालना था, बाकी इसके बाद इट इज़ नॉट अ ट्रिकी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट ये भी थोड़ा ये वाला इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यूरेनियम दे रखा है, नेचुरल यूरेनियम, इसमें 3 आइसोटोप दे रखे हैं, 234, 235 एंड 238। 234 आपको दे रखा है 0.0006%, ये 235 दे रखा है 0.71%, एंड ये दे रखा है हमारे को 99.28%। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे हमारे को हाफ लाइफ दे रखी है तीनों की, और मेरे से पूछा है डिटरमाइन द शेयर ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ ईच आइसोटोप इनटू द टोटल एक्टिविटी ऑफ नेचुरल यूरेनियम। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें शेयर ऑफ ईच एक्टिविटी निकालना है, हर एक एक्टिविटी का शेयर निकालना है इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्टिविटी फॉर ईच आइसोटोप। ठीक है, अगर हम देखेंगे हमारा यूरेनियम आइसोटोप की क्वांटिटी बड़ी कम है। ठीक है, इफ यू सी मिक्सचर में सबसे कम 0.0006% है, इसका भी डिवाइड बाय 100 करेंगे, दिस मच इज़ द क्वांटिटी। बट इसकी अगर हम देखें एक्टिविटी विल बी क्वाइट हाई, बिकॉज यहाँ पे इसके हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। देखो हाफ लाइफ इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो इसकी एक्टिविटी फिर सी इसकी एक्टिविटी ज़्यादा आ जाएगी, बिकॉज इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा, तो इसका मतलब लैम्डा इसका ज़्यादा, इसकी हाफ लाइफ अगर स्मॉल है, इसकी हाफ लाइफ स्मॉल है, दैट मीन्स इसका लैम्डा ज़्यादा होगा, तो ये बहुत फास्ट डिके हो रहा होगा। सो दैट मीन्स इसकी जो एक्टिविटी होगी दैट इज़ क्वाइट हाई इन टर्म्स ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द वेरी लो अमाउंट इन द अमाउंट अमंग्स्ट ऑल थ्री आइसोटोप्स। ठीक है, सो विल फाइंड आउट द शेयर ऑफ द एक्टिविटी, तो विल फाइंड आउट इनके इंडिविजुअल मासेस निकालते हैं। तो इंडिविजुअल टोटल मास आपका यूरेनियम का सपोज m है, तो m1 कितना हो जाएगा 0.006 डिवाइड बाई 100 इंटू एम, ये हो जाएगा 0.71 डिवाइड बाई 100 इंटू एम, और ये आ जाएगा आपका 99.28 डिवाइड बाई 100 इंटू एम। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं तीनों के इंडिविजुअल, बिकॉज एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लैम्डा 1 इंटू एन चाहिए होता है। ठीक है, लैम्डा आपका किससे निकल जाएगा, दैट इज़ 0.693 डिवाइडेड बाई योर टी हाफ। ठीक है, लैम्डा इससे आ जाएगा, बट आपका n किससे आएगा, नंबर ऑफ एटम्स विल बी कमिंग फ्रॉम योर, कि कितना आपका मास है यहाँ पे। ठीक है, तो n1 निकालते हैं, इसका n1 कैसे आएगा हमारा, दैट इज़ आपका योर Na इज बिन गिवन टू, इसमें आपके 234 में Na है। ठीक है, 1 में कितने हो गए Na बाई 234, और आपके कितने ग्राम में, दिस मच ग्राम में। ठीक है, हमारे m1 में कितने हो गए, m1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू Na डिवाइड बाई 234 इंटू स्मॉल m। ठीक है, सो दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ योर Na। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ योर Na आ गए, तो n1 कम्स आउट टू इक्वल टू n1 के, सो n1 आ गए m1 इंटू Na डिवाइड बाई m1 इज़ माई 234। सेम वे n2 क्या आ गए, m2 इंटू Na डिवाइड बाई m2 इज़ योर 235। ठीक है, सेम वे यहाँ पे m3 आ जाएगा आपका 238। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ एटम्स आ गए, जो कि यू कैन पुट इट हेयर। अब मेरे को शेयर ऑफ एक्टिविटी निकालनी है, टोटल एक्टिविटी बिल तीनों की A1 प्लस A2 प्लस A3 शेयर निकालना है, तो 234 का शेयर कितना होगा, A1 डिवाइडेड बाई A। ठीक है, टोटल ये एक्टिविटी आ गई लैम्डा n1 प्लस लैम्डा m2 प्लस लैम्डा n3, और इंडिविजुअल एक्टिविटी आ गई लैम्डा इंटू n1। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 और n1 की वैल्यू डालते हैं। लैम्डा 1 आप निकाल सकते हैं फ्रॉम द लैम्डा इज़ नथिंग बट 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक है, तो नाउ विल पुट द वैल्यूज हियर, तो आपकी A1 कितनी हो जाएगी, A1 इज़ आपका Na ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो इसमें भी Na आएगा, तो Na विल गेट कैंसिल, तो हमारे पास m1 बाई m1 बचेगा केवल, स्मॉल m1 बाई कैपिटल m1, तो ये आ जाएगा स्मॉल m1 बाई कैपिटल m1 इंटू 1 बाई T1। ठीक है,
तो 69.693 भी ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी फॉर योर शेयरिंग, ठीक है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ योर शेयरिंग, ठीक है। नाउ आपको बस डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है। M1 की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है, एंड M1 आपके पास 234 है इंटू 1/T1 आपके पास इसका टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। ये जस्ट ओवरऑल एक्टिविटी भी आप पुटिंग द वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू कैन कैलकुलेट। तो हमारे पास एक्टिविटी शेयर आ जाएगा पहले का 0.99, ठीक है। इसका परसेंटेज देखेंगे दैट कम्स आउट टू बी 9.9%। सो दैट इज़ द स्टेज हेयर। आपका इतना कम आपका मास है इन टर्म्स ऑफ योर होल मिक्सचर, बट उसकी एक्टिविटी देखो, इसकी एक्टिविटी, इसकी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। सेम वे अगर सेकंड का देखेंगे, सेकंड का बिकॉज इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा और ये मास भी कम है इसका, ठीक है। तो इसका सेकंड का देखेंगे तो इसकी मेरी एक्टिविटी कम्स आउट टू बी द लीस्ट वन। थर्ड की देखेंगे, इसका ऑब्वियसली यहाँ पे इसका मास ज़्यादा है, इसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो थर्ड की कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है, राइट। सो इवन दो यूरेनियम 238 मेक्स अप नियरली ऑल द मास, ठीक है, it contributes to 86.5% to the radioactivity. Conversely, uranium 234 present in tiny amount 0.006% but provides 10% of the radioactivity because of its half-life is significantly shorter, ठीक है, meaning it decays much more rapidly, ठीक है। So that is there in this question, right? Now we'll see the concept of a radioactive dating. So radioactive dating is mostly been used to measure the age of your fossils, rock and the earth, ठीक है। Why radioactive dating is been used? Because chemical composition it depends upon the environment, it got changes. Biological condition में की वजह से नहीं निकाल सकते because in organism die after certain amount of the time, so you cannot do the dating in terms of your biological clock. And chemical environment की वजह से change होता रहता है उसकी chemistry, so you could not able to get it. But nuclei जो होता था हमने देखा था, it does not depend upon your external factor like pressure, temperature, it does not depend upon electronic configuration, it does not depend upon any chemical changes, because जो न्यूक्लियाई होता है that maintain itself, but उसके अंदर जो अपना रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस चलता रहता है, that it up its own pace अपना चलता रहता है, ठीक है। वो अपनी पेस के अकॉर्डिंग चलता रहता है, which has been not been affected by any external environment। बस उसी इस प्रॉपर्टी को we are going to exploit to understand the age, ठीक है। सो रेडियोएक्टिव डेटिंग जो होती है, बिकॉज हमारा जो रेडियोएक्टिव निकला होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। रेडियोएक्टिव डिके होता है हमारा, दैट इज़ रेडियोएक्टिव डिके इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट इज़ हैविंग द यूनिक प्रॉपर्टीज़ कि उसमें दैट इज़ हैविंग जो उसका डिके रेट होता है दैट इज़ फिक्स, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर टेम्परेचर, प्रेशर एंड द केमिस्ट्री, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ दिस एंड दैट फॉलो ए प्रेडिक्टेबल स्टैटिस्टिकल लॉ फॉलो करता है, दैट इज़ हमारा डिके जो लॉ होता है n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻λ × t। तो लैम्डा फिक्स रहता है आपका, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट एंड इट फॉलोज अ स्टैटिस्टिकल लॉ n is equal to n0 e⁻⁻λ t। So it is not ticking every second but it is fading in a known way, ठीक है। So that is the key behind the radioactive dating, it is not ticking every second but we know कि how it is fading out, how the element has been decaying, ठीक है, we know that it's fading out, ठीक है। So now we'll utilize this to reach this, ठीक है। इसको हम will bring out n0 here taking the ln both the sides and we'll get the value of a time period, or time period comes out to be equal to 1/λ ln n0 divided by n, ठीक है। So this is the time period and this is how we calculate theoretically, how we calculate the radioactive theoretically how we calculate the radioactive like the time period, but the problem here is how to know this n0, ठीक है, how to know how much is the radioactive present at that amount of the time, because initial amount पे आपको n0 पता होना चाहिए। आज तो आप सैंपल में से निकाल लोगे but how you are going to calculate the n0, ठीक है। So calculate the n0 condition we use for the we use a method called carbon dating, ठीक है। वी यूज अ मेथड कॉल कार्बन डेटिंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू फॉर n0, ठीक है। सो वो किस तरीके से यूज होती है हमारी कार्बन डेटिंग? तो इन लाइफ एवरी ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली टेक द कार्बन फ्रॉम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गेनिज्म दे टेक कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लाइक प्लांट्स ब्रीथ इन एनिमल्स ईट द प्लांट्स, सो कार्बन इज गोइंग, ठीक है। तो कार्बन की जो होती है हमारे दो कार्बन हमारे अंदर जाते हैं, कार्बन 12 और एक कार्बन 14, ठीक है। This include tiny constant fraction of the radioactive tiny carbon 14 also we are consuming, ठीक है। As long as the organism is alive, the ratio of 14 कार्बन एंड 2 रेशियो ऑफ योर 12 कार्बन ये मेंटेन रहता है बॉडी में एंड दैट इज बीन इन कॉन्स्टेंट विद द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में होगा यही इसमें होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर भी जो एटमॉस्फेयर में होगा और बॉडी के अंदर जो होगा वो एक इक्विलिब्रियम बना के रखता है दोनों का रेशियो, ठीक है। एंड इट इज रिमेन सेम इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर। बट डेथ के टाइम पे क्या होता है, वन द ऑर्गेनिज्म डाइज, इट स्टॉप टेकिंग द न्यू कार्बन लेना बंद कर देता है, बट
कार्बन 12 तो रिमेन स्टेबल रहेगा, ये तो स्टेबल है, बट हमारा कार्बन 14 डिके होता रहता है इनटू नाइट्रोजन 14, ठीक है। तो कार्बन 14 आपका डिके होता रहता है। दैट मीन्स आपका जो इनिशियल कार्बन था दैट इज़ जो हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन है दैट इज़ द सेम वन, और वो आज के टाइम पे डिके होकर कितना आ गया विद दैट वी कुड एबल टू फाइंड आउट, ठीक है। तो विल सी के हमारा द क्लॉक स्टार्ट द मोमेंट ऑफ द डेथ, जैसी द योर एनिमल डाई और द your organism, living organism die. So here we'll use it only for the living organism, ठीक है। So whenever it die, so आपका less amount of carbon remain after certain amount of the time, because आपका जो रेशियो होगा 14 कार्बन डिवाइडेड बाय 12 कार्बन का, दैट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, बिकॉज ये आपका डिके होता जाएगा टू नाइट्रोजन 14 में डिके होता जाएगा, बट ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप देखोगे आपका रेशियो विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। आपका जो न्यू सैंपल होगा उसमें कम होएगा, एंड विद दैट वी कैन गेट न्यू सैंपल, और इनिशियल सैंपल का रेशियो लेके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम टी, ठीक है। एंड वी नो हमारा जो कार्बन 14 का हाफ लाइफ होती है दैट इज़ 5700 ईयर, 5700 ईयर, ठीक है। दैट इज़ आर कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है हमारी, ठीक है। सो दैट इज़ अ कार्बन 14 हाफ लाइफ 5700 ईयर्स, ठीक है। बट स्लोली इट गेट रिड्यूस, तो हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम पीरियड आता है वी कैन ओनली कैलकुलेट अप टू 50,000 ईयर्स तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज कार्बन 14 की हाफ लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 5730 ईयर्स, बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली शॉर्ट है ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, स्टिल इट इज़ शॉर्ट। सो कार्बन डेटिंग इज़ बिन यूज, रेडियो कार्बन डेटिंग इज इफेक्टिव ओनली द सैंपल विच आर 50,000 ईयर ओल्ड, इससे इतने कम तक के सैंपल में वी कैन यूज़ इट, ठीक है। सो जो डिके इक्वेशन होती है दैट इज़ आपका कार्बन 14 इज बिन डिकेइंग इनटू योर नाइट्रोजन बाय एलिमिनेटिंग अ बीटा डिके एंड द एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एज हम लोग अपना ये फॉर्मूला से डिके इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो द की इज़ के आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करता है कार्बन एंड एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है एटमॉस्फेयर के साथ। जैसे ही मर जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें कार्बन 14 डिके होने लगता है, एंड द डिके ऑफ कार्बन 14 हाफ लाइफ हमारे को दे रखी होती है। ऑन दिस बेसिस वी कैन कैलकुलेट एन नॉट, हमारा जो एटमॉस्फेयर में एन जो आज के सैंपल में है, और हाफ लाइफ से हम लैम्डा निकाल देंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। So that's how we are going to calculate, ठीक है। We'll see some question onto it and then we'll get a better understanding, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन के देखेंगे, एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, after seeing those concept we will look into the questions, right। देखते हैं हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो एज वी नो इन द डिके चेन क्या होता है, आपका ए से बी में कन्वर्ट हो रहा होता है, बी से सी में कन्वर्ट होता है, सी में डी कन्वर्ट होता है, until unless it reaches a final, ये ई जो है मेरा फाइनल स्टेबल है, इसके बाद डिके नहीं होगा। तो जब तक ये फाइनल स्टेबल एलिमेंट पे नहीं पहुंचता, ये इट इज़ कीप ऑन डिकेइंग, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलता रहता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डिके चेन। तो हर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस एंड डिके एट द सेम रेट, एंड इसका जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि हर एक जो होगा वो प्रोड्यूस भी कर रहा है और डिके भी सेम रेट हो रहा है, दैट मीन्स उसका अमाउंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर इनिशियली इसका अमाउंट 10 है तो ये यहाँ से सपोज इट इज़ बिन कन्वर्टिंग 100 हियर, ठीक है। तो अब कितना एडअप हो जाएगा 110, ठीक है। तो ये एडअप हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, बट यहाँ पे अगर ये डिके भी 100 हो रहा है तो दैट मीन्स इसका कितना हो जाएगा, -100 कर दूंगा तो दैट इज़ अगेन 10। सो दैट मीन्स इट इज़ मेंटेनिंग इट इक्विलिब्रियम। तो जितना ये बन रहा है उतना ही डिके हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ रिमेन इन कॉन्स्टेंट, ठीक है। इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो दैट मीन्स आपका बन कितना रहा है, लैम्डा 1 इंटू N1। अगर जे से के से एल बन रहा है तो यहाँ पे आपका जे जो है जे की जो एक्टिविटी होगी दैट इज़ लैम्डा 1 इंटू N1, और इसकी डिके कितना होगा, दैट इज़ लैम्डा 2 इंटू N2। तो दैट मीन्स लैम्डा 1 इंटू N1 दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू N2, एंड when these two are equal then we can say K is in equilibrium condition। K जो होगा मेरा दैट इज़ इन radioactive equilibrium condition, ठीक है, ठीक है। दैट स्टे फॉर ए वाइल, बिकॉज जैसे जैसे मेरा के डिक्रीज होता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे के N1 जो है आपका डिके होता जा रहा है, ठीक है। तो N1 जैसे जैसे डिके होगा, ठीक है, तो जो डिके होता है वो एक्टिविटी होती है आपकी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स कम होते रहेंगे उसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी, दैट मीन्स उसका प्रोडक्शन यहाँ पे कम होता रहेगा, इसका प्रोडक्शन कम होता रहेगा, बट यहाँ पे ये ज़्यादा है तो इसका मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिके ज़्यादा हो रहा है, देन इट विल गो डाउन इनटू द डिक्लाइनिंग फेज, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होता है। इनिशियली क्या होगा, जब ये कुछ भी नहीं होगा, के की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, तो ये क्या होगा, ये के एक्यूमुलेट होगा, फिर जैसे जैसे के बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये जे के में कन्वर्ट होगा, के इनिशियली तो 0 होगा तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता रहेगा। फिर जैसे जैसे के बढ़ता जाएगा, बिकॉज ये भी डिके करेगा, और डिके किसके बेसिस पे करता है, नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट, और धीरे धीरे नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो इसका एक्टिविटी बढ़ेगी, इसका डिके बढ़ेगा। तो इनिशियली क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होगा के, फिर कांस्टेंट पहुंचेगा और फिर डिके करना शुरू करेगा। इनिशियली एक्यूमुलेट करेगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर डिके करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कब होगा, जब जितना ये बन रहा है मेरा उतना ही ये डिके हो रहा है, देन विल से इट इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है।
साइमल्टेनियस डिके हमने ऑलरेडी ब्रांचिंग डिके वाले कॉन्सेप्ट देख लिया था, ठीक है. व्हेन द योर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर it depends upon your nuclear structure and then stability, your parent is emitting alpha और बीटा, ठीक है, और both they are emitting, ठीक है. तो लैम्डा इफेक्ट हमने देखा था, that comes out to be the summation of each and every decay constant लैम्डा 1 लैम्डा 2. और जो अगर मैं देखूँ इसका लैम्डा अल्फा देखें, अगर कितना लैम्डा अल्फा निकल रहा है इसमें से, ठीक है, दैट मीन डिके कांस्टेंट ऑफ अल्फा, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ माई अल्फा एमिशन इनटू लैम्डा. और सेम वे बीटा की कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ माई बीटा एमिशन इनटू लैम्डा, ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट. दैट इज व्हाट वी कॉल द साइमल्टेनियस डिके, कि एक साथ मेरे पेरेंट्स में से इट इज़ साइमल्टेनियसली डिकेइंग टू पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल. नाउ वी हैव सीन हियर, हमने यहाँ पे अभी देखा ना इक्विलिब्रियम से पहले एक कंडीशन आती है हमारी एक्यूमुलेशन की, ठीक है. तो हम एक्यूमुलेशन फेज देखते हैं, विल फाइंड आउट हाउ मच एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम द माई एटम्स हैव बीन एक्यूमुलेटेड, ठीक है. So each element decays to the daughter nuclei until the stable element is going to reach, that is what our decay series, ठीक है. तो A1 से A2 बन रहा है, A2 से A3 बन रहा है, A3 से A4 बन रहा है, like that up to the final stable element जब तक नहीं बन जाता. तो A1 से A2 जो कन्वर्ट हो रहा है इनिशियली हमारा टाइम t इजिकल टू 0 एंड नॉट हमारा A1 ओनली A1 प्रेजेंट है टाइम t इजिकल टू 0, ठीक है. तो दैट मीन्स इसकी एक्टिविटी बहुत हाई होगी, ठीक है. तो इसकी एक्टिविटी हाई होगी, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू A2. A2 अब धीरे धीरे बनना शुरू होगा. अब ये डिके होगा, डिके इसका डिके रेट धीरे धीरे बढ़े, डिके रेट नहीं, तो इसका जो एक्टिविटी होगी धीरे धीरे बढ़ेगी ना, बिकॉज इनिशियली A2 जो था मेरा बहुत कम था, फिर वो धीरे धीरे मेरा A2 बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे A2 बढ़ेगा उसकी एक्टिविटी और बढ़ेगी, वो उतना फास्ट डिके होगा. बट यहाँ पे जो होगा मेरा A1 होगा ना, वो मेरे वो ज़्यादा वो डिके होता रहा, इनिशियली बहुत हाई लेवल ऑफ डिके हो रहा है, डिके हो रहा है, डिके हो रहा है, डिके हो रहा है. तो दैट मीन्स इसका कन्वर्जन, इसकी एक्टिविटी यहाँ से यहाँ पे कम होती रहेगी, फिर इसकी एक्टिविटी यहाँ से यहाँ पे बढ़ती रहेगी, ठीक है. दैट मीन्स इनिशियली तो ये एक्यूमुलेशन फेज़ में आएगा, फिर एक कांस्टेंट फेज़ में आ जाएगा और फिर डिक्लाइनिंग फेज़ में आ जाएगा. तो जो एक्यूमुलेशन फेज़ होगा वो वाला हम स्टडी करते हैं. तो A1 इज़ अ पेरेंट, इट डिकेज इनटू A2 विद लैम्डा 1. तो इनिशियली अगर हम देखें तो डिके कितना हुआ होगा एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम, A1 जो बच्चा होगा दैट इज N1 इज इक्वल टू N0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ठीक है. नाउ दिस N2 undecayed left this so N2 A2 so A1 decays to A2 and A2 will decays to A3, ठीक है. सो नाउ द डिके रेट ऑफ A2 विल बी, जितना हमारा इस टाइम N2 प्रेजेंट है और N2 कितना प्रेजेंट होगा, दैट इज़ हाउ योर A1 इज डिकेइंग इनटू A2, ठीक है. दैट इज हाउ मच इज योर प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 इज नथिंग बट डिके रेट ऑफ A1. जितना मेरा A डिके होगा उतना मेरा प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 होगा, और A2 का डिके कितना होगा, दैट इज लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ इट्स के जितना मेरा N2 होगा, ठीक है. दैट इज़ माई डिके रेट ऑफ A2. तो एक्यूमुलेशन ऑफ N2 एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब ये नंबर ऑफ इसमें कितने बचेंगे मेरे एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम, दैट डिपेंड्स के ये डिके कितना हो रहा है, और फिर सॉरी यहाँ से प्रोड्यूस कितना हो रहा है A2 फ्रॉम द A1's डिके, A1 के डिके से A2 प्रोड्यूस कितना हो रहा है, और A2 कितना डिके हो रहा है A3 में, दैट डिपेंड्स कि हमारा A2 की करंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं. तो एक्यूमुलेशन ऑफ N2 वी कैन राइट इट डाउन कि dN/dt dN2/dt के एट ए करंट इंस्टेंट ऑफ टाइम हाउ इट इज़ बीन रिड्यूसिंग, dN2/dt इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू N1, ठीक है. जो मेरे करंट इस टाइम इसकी एक्टिविटी है, ठीक है, दिस इज करंट एक्टिविटी ऑफ माई A1, लैम्डा 1 इंटू N1 माइनस, और ये किस तरीके से डिके कर रहा है, लैम्डा 2 इंटू N2, ठीक है. नाउ इसको इधर ले जाओ, ठीक है. तो विल हैव दिस थिंग. नाउ इसको इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, वी आर नॉट सॉल्विंग इट, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैथ्स बिहाइंड इट, विल जस्ट सी द फाइनल थिंग, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो एक्यूमुलेशन आएगा N2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा 1 N0 डिवाइड बाई लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी. इसमें जो अंडरस्टैंड वाली चीज़ है, ठीक है, यू कैन गेट दिस थिंग. इसमें जो टू गेट द इंट्यूशन के हाउ किस तरीके से पहले एक्यूमुलेट होगा, फिर एक रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा और किस तरीके से मेरा डिक्लाइन करेगा, ठीक है. दैट इज़ व्हाट इंट्यूशन दैट यू हैव टू गेट इट, ठीक है. बाकी इसमें यू विल नॉट गेट अ इन डीप क्वेश्चन ऑन टू इट, बट इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से इक्विलिब्रियम और एक्यूमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है समवेयर, बट यू विल नॉट गेट अ डेरिवेशन के इससे यहाँ पे किस तरीके से पहुँचे. बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि प्रोसेस क्या है, एंड फाइनली यू हैव रीच दिस इक्वेशन, ठीक है. आफ्टर रीचिंग दिस इक्वेशन एंड हाउ you have calculated this, not how you have calculated this is our final result, ठीक है. N2 is equal to lambda 1 N0 divided by lambda 1 minus lambda 2 e raised to power minus lambda 2 into t minus e raised to power minus lambda 1 into t, ठीक है.
विल सी सम क्वेश्चंस, ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखेंगे. तो दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है. एक आध क्वेश्चन देखेंगे एंड देन विल रैप इट अप, ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे कह रहा है अ बॉटल ऑफ रेड वाइन is thought to have been sealed about 5 years ago, ठीक है. तो दैट मीन्स 5 years ago it started decaying, ठीक है. तो 5 years ago से डिके करना शुरू हो गया होगा एंड करंट लेवल पे कुछ इसकी एक्टिविटी हो रही होगी. वी हैव टू सी द वाइन कंटेन्स नंबर ऑफ kind of atoms including carbon, oxygen, hydrogen. Each are having their own radioactive isotope. The radioactive isotope of the carbon is this much, जिसकी हाफ लाइफ ये है, ठीक है. रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ द ऑक्सीजन जो है मेरा, उसकी हाफ लाइफ दैट इज़ 15 उसकी हाफ लाइफ है 122 सेकेंड. रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ मेरा हाइड्रोजन है दिस मच, उसकी ट्राइटियम उसकी हाफ लाइफ है 12.33 ईयर्स. द एक्टिविटी ऑफ ईच ऑफ दिस आइसोटोप्स इज नोन एट द टाइम ऑफ द बॉटल वॉज सील्ड. जब बॉटल मेरी सील हुई थी उसके टाइम पे मेरे को तीनों की एक्टिविटी पता थी. हाउएवर ओनली वन ऑफ द आइसोटोप्स इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द वाइन करेक्टली, विच इज़ इट. तो किस से हम एज ऑफ द वाइन हम करेक्टली निकाल सकते हैं. बिकॉज अगर हम देखें 5 ईयर पहले हुई, ठीक है, तो विद द हाफ लाइफ ओनली हाफ लाइफ इज़ बिन गिवन, हाफ लाइफ से मेरा लैम्डा निकल जाएगा. तो जितनी बड़ी मेरी हाफ लाइफ होगी, ठीक है, आपकी हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ लाइफ इज नथिंग बट इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा. तो जितनी बड़ी आपकी हाफ लाइफ होगी उतना छोटा लैम्डा होगा, ठीक है. सो अगर हम इसमें देखें तो ये पहले वाले केस में 5 साल में तो इसका कुछ डिके ही नहीं हुआ होगा. तो इसका डिके कितना कम होगा, इसका हाफ लाइफ इतनी है, 5 साल में तो इसकी कुछ भी वैल्यू डिके नहीं होगी. तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस द करेक्ट करंट एक्टिविटी. बिकॉज करंट एक्टिविटी के लिए मेरे को निकालना है कि आज के टाइम पर मेरे पास कितना मेरा नंबर ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट ना कि हाउ मच the activity of each isotope was sealed and however one of the isotope is useful to determine the age of the wine accurately, ठीक है. तो determine the age of the wine accurately निकालने के लिए we need to know कि we need one of the isotope is being used for determining the age of the wine correctly. So for that we need to see कि एज ऑफ द वाइन करेक्टली निकालने के लिए हमारे को वी नीड टू सी द एक्टिविटी विच इज़ बीन हैपनिंग इन द वाइन राइट नाउ, ठीक है. टू गेट दैट एक्टिविटी वी नीड टू नो कि इनिशियली 5 साल का टाइम पीरियड किसके कंपैरिजन में ज़्यादा सही रहेगा. तो इसमें देखें तो इसका तो हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स इसका लैम्डा जो होगा बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू लैम्डा होगी. इतनी छोटी वैल्यू लैम्डा के लिए 5 साल का टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है, ठीक है. 5 साल में यहाँ पे ये कुछ रिड्यूस डाउन ही नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई डिके ही नहीं हुआ होगा. तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ इट, ठीक है. सो देयर इज़ अ वेरी लिटिल चेंज इन 5 years. इज इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन दिस बिग हाफ लाइफ. सेकेंड में देखें इसकी इतनी छोटी हाफ लाइफ है तो ये तो सारा का सारा ही रिड्यूस हो गया होगा 5 साल में. 5 साल में जो इसका जो मेरा आइसोटोप होगा तो सारा का सारा रिड्यूस हो गया होगा. तो आपकी इसकी जो करंट वैल्यू होगी वो इतनी कम होगी कि इसकी एक्टिविटी ही बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है. तो एक्टिविटी रिड्यूसेस डाउन टू अ वेरी स्मॉल लेवल, इसका एक्टिविटी लेवल ही बहुत स्लो हो जाएगा. एंड थर्ड अगर हम देखें ट्राइटियम, तो दिस वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद दिस, ठीक है. इसकी हाफ लाइफ इज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद दिस. सो वी कैन टेक कि दिस इज़ द परफेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग, बिकॉज इसका जो लैम्डा होगा वो एक्टिविटी जिसका जो लैम्डा होगा दैट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड विद आर जो हमारे 5 years दे रखा है हमारे को, ठीक है. तो वी कैन से कि 12.33 years इज़ अप्रॉक्सीमेट, इट्स गुड इनफ टू कैलकुलेट आर 5 year old जो हमारी बॉटल है उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है. तो हमारा दैट इज़ द राइट आंसर 12.33. So the normal activity of the living carbon, the normal activity that is Libbs value that we have seen in the last lecture. So normal activity of the living carbon containing matter is 15 decays per minute दे रखी है मेरे को for every gram of the carbon, ठीक है. 15 decay दे रखी है. Suppose the specimen of the Mohenjo-daro gives एक्टिविटी ऑफ 9 डिके पर सेकेंड. तो ये मेरे को दे रखी है इनिशियल आर नॉट एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है. और ये मेरे को करंट एक्टिविटी दे रखी है आर, ठीक है. ये इतना डिके कर रहा है अभी के टाइम पे. एस्टिमेट द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हेन द हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन इज नोन टू मी. तो वी कैन ईजिली अप्लाई दिस कि आपका आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी. लैम्डा आप निकाल सकते हो 0.693 डिवाइडेड बाई आपका टी हाफ, ठीक है. दैट इज इक्वल टू ये लैम्डा. यहाँ से लैम्डा आ गया आपका. आर और आर नॉट आपको पता है, आप टाइम पीरियड निकाल लो यहाँ से, ठीक है. बिकॉज आर इज़ बिन गिवन टू मी 9 और आर नॉट इज़ बिन गिवन टू मी 15, ठीक है. 9/15 3/5 हो गया. ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा बाई टी. लैम्डा आप वैल्यू निकाल लो. लैम्डा की वैल्यू वी कैन पुट दैट इज़ ln2 डिवाइडेड बाई ln2 डिवाइड बाई टी हाफ ऊपर चला जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 5/3, ठीक है. फ्रॉम हेयर वी गॉट 5/3. इससे हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 to 4 years, ठीक है. तो 4 to 4 years इज द टाइम पीरियड फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है.
नेक्स्ट देखते हैं। अ न्यूक्लियर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए इज़ बीन प्रोड्यूस्ड एट अ कॉन्स्टेंट रेट, अल्फा से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ए जो है मेरा अल्फा से प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट इज़ बीन गॉट डिकेड, लैम्डा से वो डिके हो रहा है, ठीक है। तो एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अगर मेरे को निकालना होगा तो dN/dt अगर मेरे को निकालना है इसकी एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम हाउ मच इट इज़ इट्स एक्टिविटी, तो dN/dt वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज़ इक्वल टू कितने से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ अल्फा इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस लैम्डा से डिके हो रहा है माइनस लैम्डा इंटू एन। सो दिस इज़ माई दिस इज़ हाउ इट इज़ बीन डिकेइंग, ठीक है। dN/dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा एन, ठीक है। फॉर्मेशन रेट इज़ अल्फा, डिके रेट इज़ दिस, तो वी हैव गॉट dN/dt। अब नाउ इसको सॉल्व करेंगे। सो इट्स ए स्टैंडर्ड हमारा this integration is quite standard, you have seen in multiple times right from the mechanics, this has been used multiple times, ठीक है। इसको नीचे ले आओ एंड देन वी टेक ये आपको जगह लॉग माइनस लैम्डा इसका आ जाएगा, ठीक है। एंड वी टेक दिस इज टी प्लस ए। नाउ ए निकालना है हमारे को, तो विच इज़ माई कॉन्स्टेंट। ए हम किस तरीके से निकालेंगे, मुझे पता है टी नॉट पे मेरे एन नॉट न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। विल पुट ए टी की वैल्यू 0 डाल दो एंड वी पुट एन की जगह एन नॉट डाल दो, ठीक है। तो वी हैव गॉट ए की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ गया, दिस इज सर ए। नाउ वी पुट बैक द वैल्यू ऑफ ए हेयर, ठीक है। पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ ए हेयर वी हैव रीअरेंजिंग इट, वी हैव गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, कैलकुलेट द एन ऑफ द न्यूक्लियर एज एट टाइम टी, मेरे को ये एन निकालना है, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करते हैं, टेकिंग एल एन बोथ द साइड्स, ठीक है। लॉन ले लेते हैं बोथ द साइड्स एंड विल सी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। मेरे को ये एन निकालना है, ठीक है। इसको तो ले जाओ, रीअरेंज द इक्वेशन कर लो, आपके पास एन आ जाएगा, ठीक है। एन आ जाएगा आपके पास रीअरेंज द इक्वेशंस, राइट। अब मेरे को क्या रखा, अगर आपका अल्फा इज़ 2n नॉट लैम्डा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ए आफ्टर वन हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए एंड ऑल्सो फाइंडिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन। एन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है मेरे को, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दूँ या इन्फिनिटी डाल दूँ, दिस विल गेट जीरो, दिस विल गेट जीरो। तो मेरे पास कितनी बचेगी, अल्फा बाई एल लैम्डा। सो अल्फा बाई लैम्डा इज योर एन की वैल्यू विच इज़ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, विच इज़ माई लिमिटिंग वैल्यू। अब हमें निकालनी है अल्फा की वैल्यू, अगर आपकी 2n0 लैम्डा है एंड वन हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए पे, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे टी की वैल्यू जो डालनी है दिस हेयर, यहाँ पे जो हमारी ये इक्वेशन आई है, मेरे को ये एन निकालना है व्हेन योर अल्फा इज़ योर 2n0 लैम्डा, ठीक है। तो ये 2n0 लैम्डा डाल दिया मैंने, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और मेरे को टाइम पीरियड जो रखा है मेरे को हाफ, ठीक है। टी इज़ माई गिवन 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, टाइम की वैल्यू यहाँ पे ये जो डालनी है, टाइम की वैल्यू हमारे को 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ई रेज़ टू पावर माइनस 0.693, हेयर ऑल्सो ई रेज़ टू पावर माइनस 0.693, ठीक है। सॉल्विंग दिस हमारे को एन मिल जाएगा 1.5 एन नॉट, ठीक है। और ये हमने देख लिया लिमिटिंग वैल्यू के लिए, आपके टाइम पीरियड की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे, यू विल गेट द वैल्यू अल्फा बाई लैम्डा, राइट। Right, we'll see this last question on our concept radioactivity, ठीक है। तो ये देखते हैं मेरे को क्या दे रखा है, द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर दिस मच एंड दिस मच फॉर अल्फा एमिशन एंड बीटा एमिशन। तो ये ब्रांचिंग वाला केस दे रखा है हमारे को कि आपका जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है इट इज़ एमिटिंग अल्फा ऑल्सो एंड बीटा ऑल्सो, और दोनों की मेरे को मीन लाइफ दे रखी है। मीन लाइफ का मतलब मेरे को दोनों का 1 बाई लैम्डा दे रखा है, दैट इज़ टाउ ए एंड टाउ बी इज़ माई 1 बाई लैम्डा ए प्लस 1 बाई लैम्डा बी। इससे मेरा लैम्डा निकल जाएगा, टाउ ए टाउ बी दे रखा है, लैम्डा मेरा निकल जाएंगे इससे, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 of the sample will decay if it is decaying both alpha and the beta simultaneous। तो simultaneous decay वाला प्रोसेस है हमारा, मेरे को निकालना है टाइम पीरियड when you 3/4 of your sample got decayed। दैट मीन्स अब जो बचेगा कितना बचेगा, दैट इज़ माई 1/4 बचा होगा, 1/4 ऑफ एन नॉट बचा होगा, ठीक है। सो दैट इज़ देयर, तो विल अप्लाई द हम अपना वो लगा देते हैं, दिस इज़ आर हमारे को ये दे रखा है, तो इससे मेरा टाउ इफेक्टिव आ जाएगा। टाउ इफेक्टिव इज़ नथिंग बट टाउ ए टाउ बी डिवाइड बाई टाउ ए प्लस टाउ बी, ठीक है। इससे मेरा टाउ इफेक्टिव आ गया, ठीक है। टाउ इफेक्टिव विल पुट द वैल्यू टाउ ए टाउ बी की वैल्यू डाल दो, विल गेट द टाउ इफेक्टिव कम्स आउट टू बी इक्वल टू 324 ईयर्स, ठीक है। इन दोनों का मेरा कंपोजिट आ जाएगा 324 ईयर्स, राइट। ना मेरे को टाइम पीरियड निकालना है व्हेन माई सैम्पल इज़ 1/4 बचा है, ठीक है। तो विल अप्लाई द डिके लॉ, ठीक है। एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। सो एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, n0/4, ठीक है। एन की वैल्यू n0/4 डाल दी मैंने, ठीक है। एन की वैल्यू n0/4 डाली, तो दिस सॉल्विंग इट वी हैव गॉट
बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे इसको चेंज करेंगे तो लॉग ई एन बाई एन नॉट माइनस लेमडा टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो टी इज इक्वल टू 1/λ दिस टी 1/λ क्या होता है आपका टाउ, टाउ आपने यहाँ से निकाल ही लिया, ठीक है। तो लॉग ई ये हमारे को पता है, दैट इज़ एन की वैल्यू एन नॉट बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आपको टाउ की वैल्यू पता है 324, टाउ की वैल्यू 324 एंड नाउ इसको वी कन्वर्टेड इनटू log 10, log 10 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 2.306 इंटू log 10 कर दिया मैंने, और ये हो गया आपका n04, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 449.94 ईयर्स, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। So that's all for today. So we have seen one part of the process where the unstable nuclei is try to get into the stability zone by emitting out alpha, beta and the gamma particles, ठीक है। So that is one part, and now in the next lecture we will try to see one more thing where we are going to induce the radioactivity, ठीक है। हम induce करेंगे radioactivity from outside by bombarding it with some particles, so that the radioactivity is going to get started, ठीक है, and it's going to get split up, and because we need the energy, ठीक है। energy is, I've told you, energy is the core which is driving this universe, ठीक है। तो energy is been required and everything is there for the energy, even if you see even in terms of the war and all which is happening, it is because of the energy only, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर फिशन का। देयर वी आर गोइंग टू डू एन एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट करेंगे, एक्सटर्नली वी आर गोइंग टू इंड्यूस द रेडियो एक्टिविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट विल सी द फिशन होगा तो विल सी अ लॉट ऑफ एनर्जी इज बीन रिलीज्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम फिशन और फ्यूजन का देखेंगे, ठीक है। सो दीज टू कॉन्सेप्ट इज बीन लेफ्ट इन आवर न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक इट इज़ वी आर डन विद दैट। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हमारा क्या क्या है। हमारा वी आर गोइंग टू सी न्यूक्लियर फिशन एंड द फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे, सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारा, काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। विल सी दैट एनर्जी कंजर्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट विच इज़ बीन लेफ्ट ओवर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने हमने ये जो प्रोसेस था रेडियो एक्टिविटी का, दिस इज़ अर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप हो रहा था। आप इंड्यूस वाला प्रोसेस देखेंगे एंड विल सी द कॉन्सेप्ट हाउ द बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू कम ओवर नाउ, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, जो एक्टिविटी हमारी जो रेडियो एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे हाई एनर्जी से लो एनर्जी अपने आप जा रहा था। अब हम विल सी के देयर इज़ अ चेंज इन मास आएगा, एंड because of change in mass we'll see the Q value is going to come over, we'll see the combination of binding energy now, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के चेंजेस की वजह से एनर्जी इज गोइंग टू गेट रिलीज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, थैंक यू।